MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। दर्शकों, राष्ट्र सर्वोपरि में आज देश हित के उन मुद्दों पर बात करूंगी जो दिन भर चर्चा के केंद्र में रहे। राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे पहले दिल्ली को दहलाने पर व्हाइट कॉलर आतंकियों की ब्रिगेड के मददगार आमिर पर हुए तगड़े एक्शन का अपडेट आपको मैं दूंगी। इसके बाद उस मैडम सर्जन की भी हम बात करेंगे दर्शकों, जो खाती तो देश का है लेकिन ऑर्डर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं का फॉलो कर रही थी। जांच में मैडम सर्जन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। क्या आपको पता है, मैडम सर्जन ने पूरे देश को ही दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। मैडम सर्जन हो या फिर I-20 कार समेत खुद को उड़ा लेने वाला आतंकी उमर हो, इन सभी का कनेक्शन दर्शकों, इन सभी का कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। बने रहिए मेरे साथ, इसका अपडेट भी विस्तार से मैं आज आपको बताऊंगी। आज हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हलचल बहुत तेज है दर्शकों। कारण है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली फांसी की सजा। राष्ट्र सर्वोपरि में बांग्लादेश पर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले राजधानी दिल्ली धमाके को लेकर आज हुए सनसनीखेज खुलासे से शुरुआत हम करते हैं। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी और आतंकी शाहीन शाहिद के मंसूबे कितने खतरनाक थे, जांच में उसकी परतें अब खुलती जा रही हैं। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं दर्शकों, जरा गौर से और ध्यान से सुनिए, बल्कि देश के दूसरे हिस्से भी थे। दिल्ली नहीं थी। आतंकी सिलसिलेवार धमाका कर दहशत फैलाना और तबाही कि मचाना चाहते थे। प्लानिंग कुछ और थी, मंसूबे कुछ और थे। जांच एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल एक एक किरदार को स्कैन कर रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी उमर के मददगार आमिर राशिद को आज NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। NIA ने आमिर राशिद की 30 दिनों की रिमांड मांगी थी दर्शकों, 30 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर राशिद को 10 दिनों के लिए NIA की रिमांड में सौंप दिया है। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। धमाके वाली I-20 कार, हाँ वो सफेद रंग की कार, आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसी धमाके में आमिर के पूरे रोल को डीकोड कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आमिर ने सिर्फ गाड़ी ही मुहैया कराई थी या फिर आमिर भी आत्मघाती बनकर देश के किसी कोने में फटने की ट्रेनिंग ले चुका था। दर्शकों, NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर से जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश को भी गिरफ्तार कर लिया है। जसीर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली धमाके के लिए जसीर ने आतंकियों की तकनीकी सहायता की थी। जसीर ने ड्रोन से हमले के लिए ड्रोन में कुछ टेक्निकल बदलाव किए और कार में धमाका करने से पहले घातक रॉकेट बनाने की कोशिश भी की थी। जसीर आतंकी उमर के साथ मिलकर काम कर रहा था। यहां पर 10 दिनों की कस्टडी में भेजे गए आतंकी उमर के मददगार आमिर की गिरफ्तारी पर उसके परिवार ने चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है, पहला रिएक्शन क्या आया है, वो आपको सुनवाऊंगी, सुनिए आप। उसके बाद आतंकी आमिर के मोहल्ले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए। आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है?
हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे, तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर, तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात। आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं। दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आमिर घर पर ना आया हो आप लोगों को बिना बताए, घर से बाहर काफी दिन रहा हो? बिना बोले कभी नहीं गया है वो, बिना बोले। घर में पहले बोलता था फिर गया, बिना बोले कभी नहीं गया है। और जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसने ही कार खरीदी थी, वो उमर के पास गया दिल्ली में। आप भी मतलब आपका भी भाई है, बच्चे हो गए, हम गेट तक नज़र रखते हैं, रख सकते हैं ना। उसकी मामा जो है वो भी गेट तक, मैं हूँ उसकी भाभी नहीं बहन हूँ, तो मैं गेट तक नज़र रखती हूँ। तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें कहाँ पता है वो अब मतलब मेरा ही हस्बैंड है, वो अभी काम पर निकला, इसके बाद मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ना कुछ पता है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, आमिर घर पे आता होगा, आप लोगों से मिलता होगा, बातचीत करता होगा, रोज मुलाकात होती होगी, कभी बातचीत में ऐसा लगा कि उसकी मंशा ऐसी है? कभी नहीं ऐसा लगा, कभी भी नहीं। आमिर की भाभी को आप सुन रहे थे। आतंकियों का मददगार आमिर एनआईए के शिकंजे में है, तो दूसरी तरफ जम्मू में उसके घर के आसपास क्या हलचल है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के पंपोर में मौजूद हैं और पंपोर के ही रहने वाले आमिर नाम के शख्स को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आमिर का ये घर है और आप देख सकते हैं आमिर के ही भाई उमर को भी पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर का लोकल इंटेलिजेंस और एनआईए अपने साथ लेकर जा चुकी है। तो वहीं अब आमिर की गिरफ्तारी अपने आप में ये कहती है, क्योंकि आमिर पर आरोप ये लग रहे हैं कि जिस I-20 में ब्लास्ट हुआ है उस I-20 कार को आमिर ने ही खरीदा था, और जिसके बाद लगातार जांच एजेंसियां आमिर की तलाश कर रही थी और अब आमिर की गिरफ्तारी कर ली गई है। उमर, उसके भाई को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन परिवार का यह कहना है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यानी कि 10 तारीख को, उस दिन रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए के कुछ अधिकारी पहुंचे थे और 10 तारीख को ही इन दोनों भाइयों को अपने साथ जम्मू कश्मीर पुलिस लेकर गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आमिर पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस I-20 कार ने 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली, उस I-20 कार को खरीदने वाला शख्स आमिर ही है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। और अब बात मैडम सर्जन की, उस मैडम सर्जन यानी शाहीन शाहिद की बात, जिसने पाकिस्तान में बैठे अपने जैश के आकाओं के ऑर्डर पर व्हाइट कॉलर आतंकियों की ब्रिगेड तैयार की, पूरी फौज बनाई और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इन आतंकियों को डिप्लॉय करने की प्लानिंग पर काम किया गया। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है दर्शकों, देश को दहलाने के लिए आतंकियों की लगातार हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी कि पैसा कहां से आएगा, तो वो हवाला के जरिए आना था। आतंकी संगठनों द्वारा आतंकियों की फौज तैयार करने वाली शाहीन शाहिद के बैंक खातों में भेजा गया था पैसा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों में 1,55 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। शाहीन के अलग अलग 7 बैंक खातों में यह रकम ट्रांसफर की गई ताकि किसी को शक ना हो और पैसा चला जाए, काम हो जाए। इतना ही नहीं,
शाहीन ने व्हाट्सएप पर वुल्फ आर नाम से एक ग्रुप भी बना रखा था। इस ग्रुप में कोडवर्ड में बातचीत की जाती थी और भेड़िए की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की प्लानिंग पर काम किया जाता था। शाहीन ने ग्रुप में घात लगाकर हमले की बात कही थी तो शाहीन से मुजम्मिल वुल्फ अटैक करने की जानकारी ले रहा था कि मैडम बताइए कैसे अटैक करना है, कहां पर पहुंचना है, कैसे कहां पर फंडिंग करनी है। फिर सभी लोग वुल्फ अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे दर्शकों, इस सारे सनसनीखेज खुलासे शाहीन की चैट को डिकोड करने के बाद हुए हैं। आप सोचिए कितनी खतरनाक रणनीति बन रही थी, ये स्ट्रैटेजी बन रही थी। देश के गद्दार ये शाहीन जो पेशे से एक बड़े पद पर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसको लगा अब अपना फर्ज है देश के लिए गद्दारी करने का, उसको अदा किया। उसके लिए बाकायदा फौज बनाई गई। पैसा कैसे आना है तो हवाला का पूरा एक रैकेट तैयार किया गया। और उसके बाद क्या हुआ आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत में ऑपरेशन हमदर्द चलाकर मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथ और आतंक का पाठ पढ़ाने वाली आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंकी संगठन जैश के इशारों पर भारत में दहशत फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। दावा है इसके लिए फंडिंग भी जैश-ए मोहम्मद कर रहा था। आतंकी शाहीन के कानपुर, लखनऊ और दिल्ली में बैंक खातों को खंगाला गया है। शाहीन के बैंक खाते में साल 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख और 2017 में 19 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। शाहीन हवाला नेटवर्क के जरिए देश में धमाके करने के लिए ये पैसा जुटा रही थी। अंदर से एक ताला लगा है, आप देख सकते हैं, अंदर से ताला लगा है, यहाँ पे बंद है। ये पतला सा मकान है, आप देखिए पतला सा मकान, हाइट है। और ये कहा जा रहा है कि ये शाहीन का मायका है। डॉक्टर शाहीन उर्फ सर्जन मैडम, ये उसका मायका है। उसके पिता यहीं रहते हैं, भाई लोग कहीं और जॉब करते हैं। तो इस तरह का यह मकान है गली में। जो पासपोर्ट की बात हो रही है कि 3 पासपोर्ट उसके नाम हैं, एक लखनऊ का बताया जा रहा है। तो जो तीसरा पासपोर्ट है जिस लखनऊ राजधानी का नाम आ रहा है वह यही लाल बाग का एड्रेस हो सकता है, क्योंकि ये उसके पिता का घर है। कभी शाहीन यहाँ रहती थी, फिर वह जब शादी हो गई तो चली गई, फिर उसने वहाँ से भी अपने आप को अलग कर लिया और फिर जिस टारगेट पे वो काम कर रही है उसी टारगेट में वह लगी रही। दिल्ली को दहलाने में मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन शाहिद का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। शाहीन शाहिद के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। शाहीन ने तीनों पासपोर्ट कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के एड्रेस पर बनवाए थे। पासपोर्ट को खंगालने से जानकारी सामने आई है कि शाहीन शाहिद दिल्ली धमाके से पहले 3 बार पाकिस्तान गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि व्हाइट कॉलर आतंकी शाहीन शाहिद ने अपना नेटवर्क चलाने के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को हथियार बनाया था। भारत को दहलाने की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए शाहीन अपने आतंकी साथियों के साथ वुल्फ आवर यानी रात के समय बातचीत करती थी। इसके लिए वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसकी एडमिन शाहीन थी। इस ग्रुप से परवेज और आरिफ जुड़ा था। शाहीन के चैट बॉक्स से मिले मैसेज से ये तमाम खुलासे हुए हैं। बातचीत को एजेंसियां पकड़ न पाएं, इसके लिए बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। शाहीन का प्लान वुल्फ अटैक का भी था, इसलिए महिला आतंकियों की जो ब्रिगेड शाहीन ने बनाई थी उसका नाम औरोरा और लूना रखा गया था। आपको बता दें, औरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन को ग्रुप में अल्फा कहा जाता था। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन शाहिद के व्हाट्सएप ने आतंकियों की पूरी कुंडली खोल कर रख दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि मैडम सर्जन को 2 नंबरों से ऑर्डर मिलते थे। इन नंबरों को मैडम सर्जन ने मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव किया था। जांच एजेंसियां जुटी हैं लगातार यह जानने में कि ये जो दोनों आतंकी हैं वो जैश के आतंकी हैं या व्हाइट कॉलर भारत के ही आतंकी हैं। जुलाई में एक्स ने मैडम सर्जन से वार्ता करने के लिए संपर्क किया था और यह कहा गया था कि मैडम जेड और अन्य साथियों से बातचीत होगी, एक जगह पर मुलाकात होगी। आतंकी शाहीन यानी मैडम सर्जन ने मैडम एक्स को भी मैसेज किए थे जिसमें लिखा था, मैडम एक्स आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी
वो इस हफ्ते पहुंच जाएंगी। उधर से मैडम एक्स ने लिखा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यहाँ मेडिसिन का मतलब विस्फोटक सामग्री से था। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक मैडम सर्जन के तार कहां तक जुड़े हैं। कितने व्हाट्सएप ग्रुप मैडम सर्जन ने बना रखे थे और कितने कोडवर्ड्स का इस्तेमाल मैडम सर्जन करती थी, एजेंसियां इसको बारीकी से खंगाल रही हैं। अल फलाह पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल ज्यादातर आतंकियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बना लिया था। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, अल फलाह में ही पूरा प्लान बनाया जाता था। देश को दहलाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था। लेकिन अब अल फलाह पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जी हां, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को मलबे में तब्दील किया जाएगा, एकदम नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी है ये जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। वहां बैठे हुए गद्दार ये तैयारी कर रहे थे कि अब कैसे देश को दहलाना है। देखिए अब इस यूनिवर्सिटी का क्या हश्र होगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के हर तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। सामने आए आतंकी उमर के सीसीटीवी फुटेज और एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही आतंकियों के लिए प्लानिंग का अड्डा बन गई थी। इसीलिए आतंकियों के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी 80 एकड़ जमीन पर बनी है। पैमाइश में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई हैं, जमीनों पर कब्जा किया है। मतलब अल फलाह को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। दिल्ली में धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हैं। मुजम्मिल ने तो यूनिवर्सिटी की लैब के केमिकल्स का इस्तेमाल तक विस्फोटक बनाने में किया था। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके सीधे कनेक्शन मिले हैं दिल्ली धमाके से। एक दो नहीं बल्कि 8 गिरफ्तारियां हुई 8 आरोपियों की, जिनमें 3 डॉक्टर्स शामिल थे। इसके अलावा इस मामले में 20 डॉक्टरों के शामिल होने की खबर है और 3 की गिरफ्तारी हुई है। 13 को हिरासत में लिया गया। एक एक करके अगर हम आपको बताएं कि इनके कनेक्शन कहां से थे तो आप के होश फाख्ता हो जाएंगे। फरीदाबाद, कानपुर, हापुड़, नूह, लखनऊ, बंगाल और पंजाब से अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से गिरफ्तार मुजम्मिल के साथ उसके खास कनेक्शन भी अब तक सामने आए हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों की, तो डॉक्टर आदल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में एक डॉक्टर की मौत हुई जिनका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अभी तक 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, जो एक पंजाब से हैं, एक बंगाल से, एक लखनऊ से, नूह से 2 डॉक्टर्स हैं, फरीदाबाद से एक डॉक्टर फहीम हैं, हापुड़ से डॉक्टर फारूक हैं, कानपुर से डॉक्टर आरिफ हैं। ये 13 डॉक्टर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बाकी डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले कुछ छात्रों की भी तलाश की जा रही है, कुछ पेशेंट्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अल फलाह के दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल की है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को दिल्ली पुलिस 2 समन भेज चुकी है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अनियमितताओं की 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जावेद अहमद का भाई भी आज पुलिस के शिकंजे में आ गया है। अल फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद के भाई अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह गिरफ्तारी एक निवेश संबंधी धोखाधड़ी के मामले में हुई है। आतंकियों के अड्डे अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज उत्तर प्रदेश पुलिस भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार जैश की आतंकी शाहीन शाहिद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन हमदर्द के जरिए मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की योजना पर काम कर रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां और पुलिस ही नजर आ रही है। डॉक्टर और मरीज दोनों नदारद हैं। यूनिवर्सिटी में OPD की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है।
अल-फलाह में ओपीडी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मरीज डरे हुए हैं। देखो बुरा तो है ही वो, पर वैसे तो पब्लिक के लिए तो बुरा ही समझो। क्योंकि भगवान कहे जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर। हाँ भैया, पर बुरा करा डॉक्टरों ने। तो क्या लगता है आपको, जांच होनी चाहिए इस मामले में? दोषी पाए जाएं तो सजा मिलनी चाहिए? भैया जब दोषी हैं तो सजा तो मिलेगी। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी डॉक्टर उमर की I-20 कार कई बार यूनिवर्सिटी के पार्किंग और हॉस्टल जोन में नजर आई थी। बारूद से भरी कार को लेकर आतंकी उमर दिल्ली से हरियाणा तक घूमता रहा और 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। तो दर्शकों, आपने सुना कि अल-फलाह अब कैसे मिट्टी में मिलेगी और कौन है वो लोग जिनको दर्द हो रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, आतंकी पकड़े जा रहे हैं तो कुछ नेताओं को दर्द भी हो रहा है। सवाल ये है कि नेता किसी भी दल का हो, आतंकियों से भला कैसी हमदर्दी? ये बड़ा सवाल है ना भाई। अगर आप राष्ट्र हित में सोच रहे हैं, अगर आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो आप आतंकियों के हित में, उनकी जुबान में, उनके सुर में सुर मिलाकर बात नहीं कर सकते। आप राजनीति कीजिए, लेकिन देश के गद्दारों के साथ कंधा मत मिलाइए। आतंकियों के खिलाफ जो भी नेता एकजुट हो रहे हैं वो गलत है। ऐसे में इस पर राजनीति करना बिल्कुल सही ठहराया ही नहीं जा सकता। कौन कर रहा है इस पर राजनीति? सुनिए। नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते हैं। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। आपको बता दूं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वारदात हुई है, बड़ी वारदात नाकाम हुई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी वारदात नाकाम हुई, बड़ी खबर मिल रही है। आप इस वीडियो को देखिए। ये टाइमली इंटरवेंशन हो जाता है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ ने मौके पर ही इस पूरे मामले में जैसी एक खबर मिली तुरंत ही इंटरवीन करते हैं और उसके बाद एक बड़ा हमला यहां पर नाकाम हो जाता है। ये आपको बता दूं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं सीआईएसएफ का, इसमें अलर्ट पर रहे एकदम। एक पोटेंशियली सीरियस क्राइम वाज अवर्टेड। एकदम समय रहते एकदम बड़ा जो हादसा है, एक बड़ा हमला है, वो रुक गया है। लेकिन समय आपको बता दूं 23:59 यानी कि 11:59 का ये समय था। 16 नवंबर की रात जब एक व्यक्ति सोहेल अहमद नाम का आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सीन रनिंग टुवर्ड्स टू टैक्सी ड्राइवर और तुरंत ही उसे मौके पर दबोच लिया जाता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।